नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ण एग्जाम में स्वागत है। हम पिछली वीडियो में हिंदी साहित्य के क्लास 2 में देखे थे कि हिंदी साहित्य के भेद में महाकाव्य पर चर्चा किए थे कि महाकाव्य के लक्षण क्या हैं, उसकी परिभाषा क्या है और उसके कुछ उदाहरण पर चर्चा किए थे। आज हम उसके आगे के बिंदु पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है खंड काव्य और मुक्तक काव्य। इन दोनों पर अच्छे से चर्चा होगी और इनसे बनने वाले जो संबंधित प्रश्न हैं उन पर विशेष रूप से बताया जाएगा। चलिए देखते हैं खंड काव्य। देखिए, ये हिंदी साहित्य के भेद में ये प्रबंध काव्य का दूसरा भेद है। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि साहित्य का भेद बंध या शैली के आधार पर दो भेद हैं। प्रबंध काव्य के ये भेद के अंतर्गत आते हैं। प्रबंध के अंतर्गत खंड काव्य है और दूसरा, पहला महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य है। तो खंड काव्य की हमने चर्चा कर ली। जो विशाल काव्य होते हैं वो महाकाव्य होते हैं। दूसरा रूप है खंड काव्य। खंड काव्य का अर्थ है कि खंड काव्य उस अनुभूति के स्वरूप की ओर संकेत करता है जिसमें जीवन संपूर्ण रूप में कभी को प्रभावित न करके आंशिक या खंड रूप में ही प्रभावित करता है। अतः खंड काव्य में जीवन का सर्वांगीण चित्रण न होकर किसी एक अत्यंत रोचक एवं मार्मिक पक्ष का उद्घाटन होता है। ये डॉक्टर शकुंतला दुबे का कथन है और उन्होंने अच्छे से बताया है कि खंड काव्य क्या होता है। इससे आपके खंड काव्य के लक्षण अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि खंड काव्य क्या होता है। खंड का मतलब होता है एक अंश। काव्य वह काव्य जो किसी महान या विशाल कथा का एक अंश हो, वो या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के चरित्र के जीवन चरित्र का एक अंश हो, उस पर चर्चा हुई हो, उस पर काव्य लिखा गया हो, वो खंड काव्य कहलाता है। तो खंड काव्य में क्या होता है, ये आप कह सकते हैं कि जीवन के सर्वांगीण चित्रण न किया जाता है बल्कि किसी एक अत्यंत रोचक और मार्मिक पक्ष का, जो आपके हृदय को विदीर्ण भी करे, प्रभावित करे, उस पक्ष का उद्घाटन यानी शुरुआत की जाती है, वो खंड काव्य होते हैं। परिभाषा खंड काव्य की बताई गई है। तथ्य घटना प्राधान्यात् खंड काव्यम इति स्मृतम। यह परिभाषा बताई गई खंड काव्य किसे कहते हैं। किसी एक घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाती है। तत्तु निश्चय ही वह घटना प्राधान्यात् कि घटना प्रधान काव्य खंड काव्यम इति स्मृतम खंड काव्य के रूप में जानना चाहिए कि जो घटना प्रधान हो एक, वह खंड काव्य के रूप में जाना जाता है। कुछ लक्षण है खंड काव्य के कि इसे लघु काव्य भी कहा जाता है। आचार्य रुद्रट ने खंड काव्य की कोई कल्पना ही नहीं की। उन्होंने प्रबंध काव्य को तोड़ने की इच्छा ही नहीं की। उन्होंने कहा है कि प्रबंध काव्य में खंड काव्य नाम ना दे करके उन्होंने लघु काव्य कहा है कि जिसमें छोटी कथा हो या किसी महान व्यक्ति के चरित्र में एक अंश लिया गया हो, उसके एक घटना को लेकर के विषय वस्तु के रूप में उससे चित्रित किया गया हो, वो लघु काव्य हो सकता है। तो खंड काव्य का दूसरा नाम क्या है, लघु काव्य। यह महाकाव्य का आंशिक रूप से अनुसरण करने वाली विधा है। देखिए, महाकाव्य जो विशाल काव्य होता है, जैसे रामचरितमानस, पृथ्वीराज दासों, साकेत इत्यादि बहुत सारे महाकाव्य हमने पिछली वीडियो में चर्चा किए थे, वो तो महान काव्य है, महाकाव्य हैं। उनमें से किसी एक घटना को, जैसे महाभारत बड़ा काव्य है तो महाकाव्य हो, उनमें से एक घटना ले लिया जाए तो आंशिक रूप से उसका अनुसरण करने वाली जो विधा होती है वो महाकाव्य होती है। जैसे कि महाभारत जयद्रथ गुप्त जी का है तो वो खंड काव्य कहलाता है। इसमें किसी घटना प्रधान प्रसंग तथा बड़ी कथा का एक अंश विषय वस्तु के रूप में वर्णित होता है। खंड काव्य में क्या होता है कि एक घटना हो, कोई घटना घटी हो, कोई प्रसंग आया हो या कोई बड़ी कथा हो, उसमें से एक कथा को लेकर के उसे अपनी विषय वस्तु बना करके उसका वर्णन करना काव्य रूप में खंड काव्य कहलाता है। कोई भी एक रस प्रधान होता है। देखिए, ये अंतर हो गया आपके महाकाव्य और खंड काव्य में। महाकाव्य में क्या होता है, श्रृंगार, वीर और शांत रस में से एक रस की ही प्रधानता होती है। सभी रसों का उसमें चित्रण होता है, लेकिन तीन में से एक ही रस
प्रधान होता है, लेकिन खंड काव्य में कोई भी एक रस प्रधान हो सकता है। काल्पनिकता का अभाव होता है। खंड काव्य में काल्पनिकता नहीं की जाती। इसमें किसी प्रचलित या प्रसिद्ध कथा के एक अंश को ही लेकर के उसका चित्रण किया जाता है। अपने मन से या कुछ सोचकर कल्पना के आधार पर खंड काव्य नहीं लिखा जाता है। काल्पनिकता का अभाव रहता है। महाकाव्य की भांति जीवन की समग्रता और पूरी कथा वर्णित नहीं होती है। ये लक्षण है, ये अच्छे से व्यक्त कर रहा है कि महाकाव्य क्या होता है और खंड काव्य क्या होता है। उसके अंतर की रेखा को खींचा जा रहा है कि महाकाव्य में क्या होता है, किसी चरित्रवान व्यक्ति के जीवन की पूरी कथा का वर्णन होता है, समग्रता से, विशाल रूप से वर्णन होता है। जैसे अगर हम कामायनी ले लें तो कामायनी महाकाव्य है। उसमें क्या है, श्रद्धा और मनु के जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव जो भी आए हैं, आरोह अवरोह से प्रवाहमय कथा बनी रहती है। लेकिन खंड काव्य अगर उसी में से केवल ईड़ा सर्ग ले लिया जाए, उस पर कोई अन्य रूप से कोई काव्य लिखे तो वो खंड काव्य कहलाता है। तो ये इसका निषेध हो गया यहाँ पर कि महाकाव्य की भांति, कि जैसे महाकाव्य में किसी के जीवन की समग्रता और उसकी पूरी कथा का वर्णन होता है, वैसा इसमें नहीं होता है। किसी एक अंश को ही लेकर के काव्य लिखा जाता है। सर्ग विभाजन अनिवार्य नहीं। देखिए खंड काव्य में महाकाव्य में खंड या सर्ग होते हैं, कई सर्गों में थे। जैसे कि सबसे प्रमुख विशेषता थी किसमें, महाकाव्य की, कि उसमें 8 से कम खंड नहीं होने चाहिए या सर्ग नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। खंडबद्ध भी हो सकती है, सर्गबद्ध भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये इच्छा अनुरूप होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। और भी हैं, जैसे कि समानताएं अगर देखें तो महाकाव्य में क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन सब का वर्णन करते हुए एक पुरुषार्थ प्रधान होता है, यह भी इसमें होता है। इसमें भी ऐसा उद्देश्य होता है, दोनों के उद्देश्य एक जैसे हैं। इसमें भी उदात्त शैली का प्रयोग किया जाता है, महिमावान बताया जाता है और प्रसिद्धि दिखाई जाती है खंड काव्य में। तो ये खंड काव्य के अपने आधार जो महत्वपूर्ण थे। देखिए ये जो लक्षण है, इन लक्षणों को देकर के आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि यहाँ किसकी विशेषता है आपकी परीक्षाओं में। देखिए ये उपयोगी किसके लिए है, ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या केवीएस, एनवीएस सब के लिए है। हो सकता है अब आने वाली परीक्षा जैसे सुपर टेट है या टेट है, हिंदी के विशेष रूप से जहाँ पर परीक्षा में आने वाले प्रश्न होते हैं, उनमें भी इनको शामिल किया जा सकता है, क्योंकि परीक्षा का स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद चर्चा करते हैं किस पर, खंड काव्य के उदाहरण। जैसे कुछ उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण साहित्य में मिलेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, उस पर चर्चा करेंगे कि ये किसके ये खंड काव्य हैं। जैसे महाकाव्य में हमने चर्चा की थी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए प्रमुख खंड काव्य, जैसे भारतेश्वर बाहुबली रास आदिकाल की रचना है, जैन काव्य है। जैन कवि हैं शालिभद्र सूर्य, इनका खंड काव्य ये है भारतेश्वर बाहुबली रास। इसमें भरत और उनके भाई एक राजा थे, उनके एक जीवन के खंड का चित्रण किया गया है। चंदनबाला रास, इसमें चंदनबाला का वर्णन किया गया है। आसगु की रचना है। रामलला नहशु, देखिए इसमें भगवान श्री राम के विवाह का वर्णन का ही केवल लिया गया है। ये भी एक खंड काव्य है तुलसीदास जी का। बाकी गीतावली, कवितावली जैसे हैं, तो ये सब मुक्तक काव्य में आते हैं। मुक्तक काव्य की चर्चा हम अभी आगे करते हैं। रंग में भंग, गुप्त जी क्या है, जयद्रथ वध, यहाँ पर क्या है, अर्जुन द्वारा जयद्रथ का वध करने का ही वर्णन है। किसान है, किसान की स्थिति का, किसी घटना का वर्णन है। पंचवटी, ये भी खंड काव्य है। पंचवटी जो राम कथा का वर्णन है, लेकिन इसमें केवल लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा के नाक को काटने का ही वर्णन है और वहाँ का चित्रण किया गया है। यशोधरा, यहाँ पर भी गौतम बुद्ध के गृह त्याग का ही वर्णन किया गया है। तो ये सभी क्या है, खंड काव्य हैं। देखिए ये द्विवेदी युग खंड काव्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। खंड काव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। क्यों? क्योंकि इस काल में इस काल में तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन खंड काव्य विशेष रूप से रचे गए थे।
किस द्विवेदी युग में? द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी लिख दिए हैं, गुप्त जी का पूरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। देखिए प्रेम पथिक, ये प्रसाद जी का खंड काव्य है प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद छायावत के प्रतिनिधि कवि हैं। मौर्य विजय और अनाथ सियाराम शरण गुप्त, इनके भाई हैं गुप्त जी के। आगे गांधी और गौरव, गोकुल चंद शर्मा, ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं। गांधी गौरव जो आदर्शवादी प्रबंध काव्य में खंड काव्य है। और यहाँ पर रंग में भंग और जयद्रथ वध, ये भी आदर्शवादी खंड काव्य है। मिलन पथिक स्वप्ने राम नरेश त्रिपाठी जी का है, ये भी खंड काव्य है। संशय की एक रात नरेश मेहता, ये कुछ खंड काव्य थे जो चर्चा में केवल प्रसिद्ध हैं और भी हैं, उनकी चर्चा किए हैं। बस एक दृष्टि थी, थोड़ा सा समझना था कि खंड काव्य के कुछ उदाहरण दे करके आदिकाल से लेकर आज तक के और भी लिखे गए हैं, किंतु आगे हम और अगली विधा में देखते हैं मुक्तक काव्य क्या होता है, क्योंकि अभी हमें और आगे चलना है काव्य के भेद देखने में। आगे दूसरा भेद है मुक्तक काव्य। देखिए मुक्तक काव्य प्रबंध या शैली के आधार पर, ये दूसरा भेद है जिसे आप प्रबंध काव्य या दूसरा मुक्तक काव्य देखे थे, तीसरा चंपू काव्य था, तो दूसरा भेद मुक्तक काव्य। मुक्तक का मतलब है देखिए मुक्त और अक, जो मुक्त हो वो मुक्तक है, कि जो भाव की परिधि से मुक्त हो वो मुक्तक काव्य होता है। मुक्तक काव्य में भाव ही स्वतंत्र होता है, उसके पद जो होते हैं वो छंदों में बंधे होते हैं, किसी न किसी छंद, जैसे दोहा छंद है, चौपाई है, किसी न किसी छंद में बंधा होता है, लेकिन उसके भाव अपने में ही बंधे होते हैं, एक ही छंद में पूर्ण अभिव्यक्ति हो जाती है। बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि मुक्तक काव्य है क्या, उसकी परिभाषा क्या है। तो अर्थ या परिभाषा एक में ही है, समझ में आ जाएगी। जैसे अग्नि पुराण में कहा गया कि मुक्तकम श्लोकम एवैक कश्म चमत्कार क्षमा सताम। मुक्तकम कि मुक्तक, श्लोकम श्लोक किसमें, मुक्तकम एवैकम कि एक में ही, चमत्कार क्षमा, चमत्कार उत्पन्न करने में सक्षम हो, सताम वह उसे कह सकते हैं, सताम कह सकते हैं, अर्थात चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को मुक्तक कहते हैं। कि चाहे एक श्लोक हो, हिंदी में एक छंद हो, उसमें अपने जो भाव के व्यक्त करना चाहता है कवि, उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, एक और चमत्कार पूर्ण होती है, वो मुक्तक कहलाता है। अर्थात जो काव्य का संबंध किसी कविता से पूर्व और पर दोनों से संबंधित नहीं होते, कि उसकी कथा प्रवाहवान बनी रहे, ऐसा इसमें अनिवार्य नहीं होता है। एक ही श्लोक में, एक ही छंद में, एक ही पद में कवि अपने भाव को उड़ेल लेता है, वो मुक्तक कहलाता है, चमत्कार की क्षमता रखने वाला होता है। दूसरा है आचार्य शुक्ल जी, जो प्रसिद्ध आलोचक निबंधकार थे और एक युग प्रवर्तक थे, इनके नाम से शुक्ल युग चला, ये सभी को पता है। प्रबंध, उन्होंने कहा है मुक्तक के बारे में कि प्रबंध काव्य यदि वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता जो स्वयं ही भीनी भीनी सुगंध देता है। देखिए प्रबंध काव्य, अभी इसके पहले हमने प्रबंध काव्य पढ़े जिसके दो भेद होते हैं, खंड महाकाव्य और खंड काव्य। तो यदि वह वनस्थली है कौन, प्रबंध काव्य, तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता है, कि उसके गुलदस्ता मतलब फूल या अच्छे अच्छे फूलों को चुन कर लाया गया हो, ऐसा जो स्वयं ही भीनी भीनी सुगंध देता है, जिसको पढ़ने से अलग अलग सुगंध आती है, अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये परिभाषा भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि यह किसका कथन है, किसके संदर्भ में है। अब हम ये तो दो परिभाषा देने से स्पष्ट हो गया होगा कि मुक्तक किसे कह सकते हैं, और अधिक अस्पष्टता कब होगी, जब कोई उदाहरण हम प्रस्तुत करेंगे। तो उदाहरण आगे हम देखेंगे। इसमें प्रबंध, देखिए लक्षण क्या है मुक्तक काव्य के, कि क्या कैसे पहचानेंगे कि मुक्तक काव्य किसे कह सकते हैं। तो इसमें प्रबंध काव्य की भांति कोई कथा नहीं होती है, कि आप कोई भी कथा एक श्लोक या एक छंद में तो नहीं कह सकते हैं, ये तो गागर में सागर की बात हो जाए, लेकिन उसकी भी अतिशयोक्ति हो सकती है। तो सबसे पहले विशेषता या लक्षण है कि इसमें प्रबंध काव्य की भांति कोई कथा नहीं होती है। इसमें ना कोई कथा का प्रवाहमय
वर्णन होता है। जब कथा का ही वर्णन नहीं होगा तो कथा का प्रवाह कहाँ से चलेगा। इसके पद परस्पर संबंधित नहीं होते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसके पद या छंद, जो पद हैं या छंद हैं, परस्पर संबंधित नहीं होते हैं। कि आपने किसी भी मुक्तक रचना के एक पद को पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद दूसरे पद को पढ़ने, उससे संबंधित दूसरा पद भी हो या उसको आपकी इच्छा जागृत हो, एक में ही आपको पूर्ण अभिव्यक्ति, पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति हो जाएगी। या इस लक्षण का अर्थ यह है कि प्रत्येक पद या छंद स्वतंत्र होते हैं। मुक्तक काव्य के प्रमुख उदाहरण है जैसे गीत हैं। देखिए गीत क्या है कि जो गाने योग्य हैं। मुक्तक काव्य के भेद पढ़ेंगे। भेद तो वैसे दो ही होते हैं, गे या अगे, जिसे पाठ्य या गे कहा जाता है। और कुछ ने विषय के वस्तु के आधार पर बताया है कि रसमय और सूक्तिमय, कि जिसमें नीतियों का वर्णन किया गया हो, उपदेश का वर्णन किया गया हो। जो दोहे प्रस्तुत किए जाते हैं वो सूक्ति में होते, जैसे कि रहीम के दोहे हैं इत्यादि, और बिहारी के दोहे हैं, कुछ तुलसीदास की दोहावली है। ये सब किसमें, सूक्तिमय में आते हैं। गीत जैसे कबीर के पद हो गए, मीरा के पद हुए, सूर के पद हो गए, तुलसी के पद, विनय पत्रिका के पद हो गए, तो ये सब गीत में आते हैं। और प्रगीत होता है, ये इस दोनों के गुण एक जैसे होते हैं। प्रलंब या लंबी कविता, चतुष्पदी, गजल इत्यादि इत्यादि ये सब क्या है, मुक्तक काव्य के भेद हैं, उदाहरण है। इन सब में मुक्तक काव्य होता है। आगे हम इन सब पर चर्चा करेंगे कि गीत क्या है, प्रगीत क्या है, इनके लक्षण, उदाहरण, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि मुक्तक काव्य क्या होते हैं और प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य में अंतर क्या होता है। तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गीत। चलिए हम मुक्तक के भेद में देखते हैं। मुक्तक के कई भेद होते हैं, जैसे गीत, प्रगीत और लंबी कविताएं, प्रलंब कविताएं उसका नाम भी है। तो ऐसे कई भेद होते हैं मुक्तक के, देखते हैं। गीत है, गीत के कुछ विशेष तथ्य हैं जो हर पंक्ति एक प्रश्न खड़ा करेगी। गीत क्या अर्थ होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। गीत एक मुक्तक काव्य की श्रेणी में आने वाला है। जो मुक्तक काव्य गाने योग्य हो वे गीत कहलाते हैं। गीत नाम से ही बोध होता है गाने योग्य, जो गाया जा सके। तो मुक्तक काव्य में गीत जो गाया जाए या गाने योग्य हो वे गीत कहलाते हैं। गीत में एक स्थाई और एक अंतरा होता है। देखिए स्थाई और अंतरा क्या होता है। जैसे ये गीत लिखा है, इसकी पहली पंक्ति स्थाई होती है और अन्य पंक्तियाँ, पहली पंक्ति को छोड़कर शेष सभी पंक्तियाँ अंतरा कहलाती हैं। जो हर अंतरा के बाद स्थाई पंक्ति को गाया जाता है। तीसरा देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, इसके हर लक्षण, गीत के हर लक्षण महत्वपूर्ण है। गीत की सभी पंक्तियाँ राग, ताल, छंद, लय आदि में बंधी होती हैं। गीत काव्य के जो भी पंक्तियाँ, सभी पंक्तियाँ अपने अपने रागों में बंधी होती हैं। देखते जैसे कबीर, सूर, तुलसी के जो पद हैं वो किसी न किसी राग में, जैसे राग भैरवी, राग सोरठी, बहुत सारे राग होते हैं, तो सभी अपने अपने राग में बंधी होती हैं। उसे इसीलिए पहले के जो भक्त कवि होते थे वो इन पदों की रचना करते समय गाते थे, गायन करते थे, तो इससे इसका नाम गीत हो गया। गीत के छंद को गे पद छंद कहता है। देखिए जब हम छंद की बात करते हैं कि किस छंद में बंधा होता है गीत, तो ये जो इसका कोई छंद नहीं होता है। जैसे दोहा, सोठा, चौपाई, उल्लास, कुछ भी होते हैं, बहुत सारे छंद होते हैं, तो उनके सबके नाम हैं। लेकिन ये जो गीत होते हैं मुक्तक काव्य, इनका जो छंद होता है इसे हम गे पद, मतलब जो गाए जाने योग्य हो ऐसे पद, तो गे पद छंद नाम से जाना जाता है। गीत में तुक का निर्वाह आवश्यक होता है। जिस गीत में तुक नहीं होगी वह गीत गाने योग्य नहीं होगा। इसलिए ये अनिवार्य क्या होता है, तुक का अनिवार्य होना होता है कि तुक जरूर मिलनी चाहिए। देखिए अंत्य अनुप्रास, अनुप्रास का एक भेद होता है। अंत्य अनुप्रास, अंत की जो तुक मिलती है
वो अंत्यानुप्रास के अंतर्गत आता है। तो तुक मिलना आवश्यक होता है इसमें। भक्ति काल में रचित गीत आराध्य के प्रति समर्पण भावयुक्त होते थे, जो लय के साथ गाए जाते थे। ये एक सामान्य विशेषता है कि भक्ति काल में जो गीत की रचना हुई थी वो उस समय के जो भक्त कवि हुआ करते थे, जैसे कबीर, तुलसी, मीरा, रैदास इत्यादि बहुत सारे कवि हुए थे। वे सब गीत की रचना उनके जो इष्ट देव होते थे उनके प्रति समर्पण के भाव रहते थे और कुछ भावनाएं होती थी, उस भाव से युक्त से हो करके ही गीत को लिखते थे और लय के साथ उसको गाते भी थे। तो ये हुआ, लेकिन यही दृष्टि अगर देखेंगे आधुनिक काल में, कि आधुनिक काल में गीतों में आराध्य के प्रति समर्पण एवं भक्ति आवश्यक नहीं रही, कि अब ऐसा नहीं है। वो किसी प्राकृतिक दृश्य के ऊपर भी गीत करते थे, जैसे निराला हैं जिन्हें मुक्तक छंद के प्रणेता माने जाते हैं। छंद का मतलब होता है बंधना, और ऐसी कविता जो मुक्तक हो। मुक्त का मतलब होता है फ्री होना, आज़ाद होना। तो यहाँ मुक्तक काव्य से तात्पर्य क्या है कि वह काव्य जो भाव की दृष्टि से मुक्त हो। तो अब जिसके भाव एक दूसरे पद से संबंधित ना हो, अपने में ही बंधे हो, मुक्तक कहलाते हैं। और मुक्तक छंद क्या होता है? मुक्तक छंद जो कविता छंदों से बंधी ना हो या जिसमें लय तुक आदि का कोई बंधन ना हो, ऐसे छंद मुक्तक छंद कहलाते हैं। मुक्तक छंद के प्रणेता निराला जी है। आधुनिक युग के गीतों में विशेष रूप से नहीं मिलते हैं। देखिए कबीर, सूर, तुलसी, रैदास, मीरा आदि के जो पद मिलते हैं वे सब गीत के अंतर्गत ही आते हैं। ये जो विशेषता है इसके आधार पर आधुनिक गीतों के जो 4 तत्व मिलते हैं। संक्षिप्तता, पहला संक्षिप्तता तत्व मिलता है कि संक्षेप में ही अपने भाव की व्यक्ति, जिसमें कवि अपनी निजी भावनाओं को व्यक्त करता है संक्षेप रूप में। भावमयता भी होगी, भाव से युक्त होंगे। वैयक्तिकता मतलब निजी भावनाओं से युक्त। तनाव मुक्त, ऐसा नहीं कि उसमें किसी तनाव का बंधन हो, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब 4 तत्व अनिवार्य रूप से आज के गीतों में पाए जाते हैं। जैसे हम मुक्तक को समझने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किए जो रैदास जी का है, देखते हैं। इसमें लिखा है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। देखिए यहाँ पर ये जो तुक है लागी, रट लागी, ये तुक मिली है और ये पहली पंक्ति है इसलिए अस्थाई है। ये अस्थाई पंक्ति होने से प्रत्येक पंक्ति या 2 पंक्ति के बाद तुक मिलने से पुनः उसकी आवृत्ति गाने में आती है कि जब ये पद गाया जाता है तो पहली अस्थाई पंक्ति को जब भी इसकी तुक मिलेगी, जैसे यहाँ मिली, तो फिर से वो पंक्ति दोहराई जाएगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम मोरा, देखिए यहाँ ये एक तुक हो गई। जैसे चितवत चंद चकोरा, ये तुक किससे मिल गई, लेकिन ये यहाँ पर अस्थाई पंक्ति जो है वो दोहराई नहीं जाएगी। जब इसकी तुक मिलेगी तब अस्थाई पंक्ति अंतरा में जोड़ करके दोहराई जाती है, इसलिए इसका नाम अस्थाई होता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तो हम बाती रट लागी। जाकी जोत बड़े दिन राती, पहला लघु हुआ फिर उसके बाद दीर्घ होकर ये तुक मिल गया है। तो ये पंक्तियाँ अंतरा हैं और अस्थाई, इसके बाद ये दोहरा जाएगा। जैसे हम सही रूप से पढ़ें तो ये होगा कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बास समानी। प्रभु जी फिर क्या है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो यहाँ पर अस्थाई पंक्ति नहीं आएगी क्योंकि उससे तुक नहीं मिल रही है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बड़े दिन राती, तो यहाँ राती और दिन मिल गया। तो फिर से ये पंक्ति आएगी कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो फिर है प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिले सुहागा मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। देखिए ये भी यहाँ की पंक्ति अस्थाई से नहीं मिल रही है, तो इसके लिए फिर से पुनः पढ़ना पड़ेगा कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो अब आपको देखिए इसमें जितनी विशेषताएं हैं मुक्तक काव्य की,
मुक्तक का मतलब होता है कि वह काव्य या वह छंद जो परस्पर दूसरे पद से संबंध न रखता हो, अपने ही पद में पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति कर दे। देखिए इस पद को पढ़ने के बाद, ये एक पद है, पूरा पद मुक्तक कहलाएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके जितने भी भाव हैं, जिस जिस तरह के हैं, जो तुलनात्मक हैं, कुछ भी है, तो इसी में व्यक्त हो जा रहा है। इसको पढ़ने के बाद आपको दूसरे दोहे पढ़ने की या दूसरा पद पढ़ने की कोई इच्छा व्यक्त नहीं होती है। इसमें पूरा चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो अपने ही में बंधा हुआ है, और तो इसलिए इसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। लेकिन प्रबंध काव्य क्या होता है? अगर आपने एक पद पढ़ लिया है तो उसको आगे की कहानी जानने के लिए उसमें आपको दूसरे पद को भी पढ़ना आवश्यक होगा। एक दूसरे से बंधे रहते हैं, वो प्रबंध काव्य होते हैं। ये मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में और भी काव्य आते हैं, जैसे गीत हमने पढ़ लिए, तो गीत के मुक्तक काव्य गीत के अंतर्गत आता है। और भी आएंगे, जैसे प्रगीत है, तो प्रगीत की चर्चा कल हम करेंगे। और लंबी कविताएं होती हैं, लंबी कविताएं, या इसे प्रलंब कविता भी कहते हैं, प्रलंब कविता। गज़ल है, गज़ल को भी कहते हैं। इसी को चतुष्पदी नाम से भी जाना जाता है, और हिंदी में भी चतुष्पदी, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। ऐसे मुक्तक में जैसे सतसई है, हजारा है, बहुत सारे हैं जो मुक्तक भाव मुक्त विशेष को लिए होते हैं, वो मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए यह परिभाषा यहाँ पर सिद्ध होती है मुक्तक में कि यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता जो भीनी भीनी सुगंध स्वयं ही देता है। ये आचार्य शुक्ल जी का कथन है। और आप जैसे पढ़ें तो इसका अर्थ तो नहीं बताया गया, लेकिन समझ में आ गया होगा कि इसको पढ़ते ही दूसरे की इच्छा नहीं जागृत होती, स्वयं इसमें सारे अर्थ उड़ेल उठते हैं। मुक्तक हैं, अपने ही भाव में बंधे हुए हैं, परस्पर दूसरे पद से जुड़े नहीं हैं। हम आगे की वीडियो में इसके बाद चर्चा करेंगे प्रगीत पर, फिर लंबी कविता पर, और ऐसे करते करते जब मुक्तक काव्य समाप्त हो जाएगा तब हम तीसरा भेद चंपू काव्य पर देखेंगे। चंपू काव्य के भेद क्या हैं, फिर कुछ गद्य विधाएँ हैं, निर्बंध रूप से या श्रव्य दृश्य के आधार पर पुनः फिर से ग्राफ के माध्यम से विभाजन करेंगे हिंदी साहित्य का या हिंदी काव्य का। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।